यूरोप वासियों की खोजी यात्राएं। दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन लोगों को यूरोप वासियों के अस्तित्व का पता तब चला जब यूरोप वासी अटलांटिक महासागर को पार कर अपने जहाजों के द्वारा वहां पहुंच गए। सन 1380 में दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर दुस्साहसिक समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपियन जहाजों में भी काफी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे, साथ ही आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। साल 1477 में टॉलेमी की ज्योग्राफी नाम की किताब, जो 1300 वर्ष पहले लिखी गई थी, मुद्रित हुई। ये लोगों में बहुत ही मशहूर हो गई और इसे व्यापक रूप से पढ़ा गया। मिस्रवासी टॉलेमी ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में व्यवस्थित किया था। इन विवरणों को पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जिसे उन्होंने 3 महाद्वीपों यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलेमी ने बताया था कि दुनिया गोल है, लेकिन उसने महासागरों की चौड़ाई को काफी कम आंका था। यूरोप वासियों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर की भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी। क्योंकि वे सोचते थे कि यह दूरी बहुत कम होगी, इसीलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे। 15वीं शताब्दी में आइबेरियाई प्रायद्वीप यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के इतिहासकारों ने यह कहा कि अनजान इलाकों की ओर पुरानी दुनिया के लोगों की ये पहली समुद्री यात्राएं नहीं थीं। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री और प्रशांत महाद्वीपों के पोलिनेशियन तथा माइक्रोनेशियन नाविक अपने समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के वाइकिंग्स 11वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका पहुंच चुके थे। स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से इन समुद्री यात्राओं के लिए धन देने को इतने लालायित क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति की धुन क्यों सवार हुई? दरअसल वे आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक 3 प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। 14वीं शताब्दी के मध्य से 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहां सोने तथा चांदी में कमी आ गई। उन दिनों यूरोप में सोने तथा चांदी का प्रयोग सिक्के बनाने के रूप में किया जाता था। यह स्थिति इससे पहले की उस स्थिति से बिल्कुल विपरीत थी जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आई और 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतूनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद तो ये और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतजाम तो कर लिया, पर उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर प्रेरित किया। ये तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड यूं तो धर्म युद्ध के रूप में ही प्रारंभ हुए थे, पर इन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों, विशेष रूप से मसालों के प्रति भी यूरोप वासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोप वासियों को ऐसा लगता था कि यदि व्यापार के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित हो पाए और यूरोपीय देश अधिक गर्म जलवायु वाले स्थानों पर उपनिवेश स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ होगा। जब यूरोप वासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे तो उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था,
और मछली व्यापार तथा नौकायन के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले इसी देश ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल का राजा हेनरी, जो नाविक या नेविगेटर के नाम से मशहूर था, उसने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सियोटा पर आक्रमण किया। उसके बाद उसने कई अभियान आयोजित किए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और खदानों में से सोना निकाला जाने लगा। स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरी शूरवीर यानी नाइट्स ऑफ द ओशियन बनने के लिए प्रोत्साहित किया। धर्म युद्धों की याद और रिकॉन्क्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षाओं को उत्तेजित कर दिया और उन इकरारनामों की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासन करने का अधिकार देता था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।